हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने 2021 का जो सेट 2 था और पेपर नंबर था 348 GI, इसका हमने हाफ पोर्शन क्लियर किया था। नेक्स्ट हाफ जो पोर्शन था हमारा, अब हम उस पर आज वर्क करते हैं। तो इसमें जो हमारा था 4th क्वेश्चन तक हमने क्लियर किया था और इसमें हमारा जो 5th क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन, और 5वें का जो का है, इस 5वें के का में पहला क्वेश्चन है आमा तिसार तथा दाद पर टिप्पणी लिखिए। शब्द है आमा तिसार, आमा तिसार। तो जो आमा तिसार हमारा है, इसका दूसरा नाम होता है अमीबासिस। अमीबासिस, अमीबासिस क्यों कहते हैं? क्योंकि जो आमा तिसार हमारा रोग है, यह उत्पन्न होता है एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। अब एंट अमीबा हिस्टोलिटिका बना किससे है? पहला टर्म है एंटा। एंटा मीन्स होता है इंटेस्टाइन यानी आंत। अमीबा, अमीबा मीन्स होता है इर्रेगुलर शेप यानी अनियमित आकार का जंतु। फिर होता है हिस्टोस। हिस्टोस मीन्स होता है टिश्यू यानी ऊतक, और लाइसिस यानी ब्रेकडाउन, तोड़ने वाला। यानी आंत में पाया जाने वाला अनियमित आकार का जंतु जो क्या करे, ऊतकों को तोड़ने का काम करे, वही क्या हो गया? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अब इससे रोग कौन सा हो रहा है? आमा तिसार या अमीबियासिस रोग। इस रोग की खासियत होती है कि ये जो हमारा रोग होता है, इसमें पेशेंट में लूज मोशन होता है, और जो लूज मोशन होता है उसमें लूज मोशन के साथ साथ क्या होता है? ब्लड भी यूज आउट होता है, यानी रुधिर भी निकलता है। इसीलिए इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ब्लड डाइसेंट्री, ठीक, यानी खूनी पेचिश भी कहा जाता है। अब इस रोग में होगा क्या? चूंकि जो परजीवी है ये अंतः परजीवी है और आंत में पाया जा रहा है, तो ये क्या करेगा? हमारे पचित भोज्य पदार्थ को खा लेगा और हमारे ऊतक को भी नष्ट कर रहा है। इस कारण से जो पेशेंट होगा वो कमजोर हो जाएगा, दुबला पतला हो जाएगा। अब अगर इसे हमें रोकना है तो किसी भी एंटीबायोटिक के साथ हमें मेट्रोजिल प्रोवाइड करना पड़ेगा। यानी रोकथाम के लिए हम क्या करें? एंटीबायोटिक मेडिसिन के साथ हम मेट्रोजिल नामक दवा दें, तो इससे क्या होता है? इस रोग में हमें राहत मिलता है। फिर क्वेश्चन होता है कि इस रोग का संक्रमण कैसे होता है? संक्रमण, इन्फेक्शन कैसे होता है? तो जो हमारा आमा तिसार रोग है, ये क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज है, और इसमें जो संक्रमण फैलता है वो फैलता है फूड एंड वाटर, यानी क्या हो गया? भोजन और जल के द्वारा क्या होता है? इसमें संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित होता है। अब इसी में दूसरा दे रहा है क्या? दाद। दाद पर टिप्पणी लिखिए, इसे हम कहते हैं इचेस डिजीज। और दाद जो रोग है, यह एक ऐसा रोग है जो क्या होता है? हमारी स्किन पर होता है। स्किन माने चर्म, चर्म पर उत्पन्न होने वाला रोग क्या है? दाद है। और जो दाद रोग है यह एक प्रकार का क्या है? फंगल रोग है, यानी कवक रोग है। इस रोग में क्या होगा? इस रोग के जो पैथोजन होते हैं, कॉमन पैथोजन है माइक्रोस्पोरम एंड ट्राइकोफाइटो। यानी जो हमारा दाद रोग है, ये दो सामान्य प्रकार के कवकों से उत्पन्न होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरम कहते हैं, और दूसरा क्या है? ट्राइकोफाइट। ये सामान्य दाद रोग उत्पन्न करता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि सिर में दाद रोग, या शरीर में किसके दूसरे भागों में दाद रोग, या नाखूनों में दाद रोग, या पैर में दाद रोग, जिसे हम एथलेटिक फुट कहते हैं, तो यह हमारी टीनिया स्पीसीज के द्वारा उत्पन्न होने वाला दाद रोग होता है। चूंकि क्वेश्चन में सामान्य केवल ये पूछा गया है कि आमा तिसार का दाद रोग पर टिप्पणी लिखिए, तो हम क्या करेंगे? सामान्य दाद रोग के जो पैथोजन है हमने उसको लिख दिया। अब इस रोग में होगा क्या? तो इस रोग में क्या होगी? खुजली होगी। क्यों? क्योंकि ये स्किन डिजीज है। अगर पूछा जाए कि इसका संक्रमण कैसे होगा,
तो दाद रोग का संक्रमण, चूंकि यह फंगल डिजीज है तो जिस किसी भी माध्यम से स्पोर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचे वो सारे माध्यम क्या होंगे, संक्रमण में हो जाएंगे। यानी दूषित कपड़े के इस्तेमाल से, दूषित व्यक्ति के संपर्क में आने से, चूंकि फंगल स्पोर होता है वायु में ट्रैवल करता है तो वायु के माध्यम से भी क्या होता है, अगर कोई नियरेस्ट है तो इसका संक्रमण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन है सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बारे में समझाइए। पहली प्रतिरक्षा क्या है, सक्रिय प्रतिरक्षा। अब ऐसी प्रतिरक्षा जो क्या हमें दे, त्वरित उत्पन्न हो, त्वरित है वो प्रतिरक्षा क्या कहलाए, सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाए। या सक्रिय प्रतिरक्षा को हम और क्या नाम देते हैं, जन्मजात प्रतिरक्षा। जन्मजात प्रतिरक्षा यानी ऐसी प्रतिरक्षा जो जन्म के समय से ही हमें प्राप्त हो, ऐसी प्रतिरक्षा क्या कहलाती है, सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। क्यों, क्योंकि यह प्रतिरक्षा हर समय हमारे शरीर में एक्टिव होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट से। दूसरा है इसी में निष्क्रिय प्रतिरक्षा पूछा है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अब ऐसी प्रतिरक्षा जो क्या हो, त्वरित ना हो, आवश्यकता के अनुसार हो, वो प्रतिरक्षा क्या कहलाए, निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाए। इसे हम उपार्जित प्रतिरक्षा की श्रेणी में रखते हैं। अब उपार्जित प्रतिरक्षा की श्रेणी में रख दिए, यानी ये कौन सी ये प्रतिरक्षा हमें किससे मिलेगी, तो ये प्रतिरक्षा हमें किसी भी प्रकार का जब हम वैक्सीनेशन करवाते हैं तो वैक्सीन के द्वारा जो प्रतिरक्षा हमें प्राप्त होती है वो प्रतिरक्षा हमारी क्या है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है एस्कैरियासिस रोग क्या है, मनुष्य में इसके संचरण तथा नियंत्रण के बारे में लिखिए। यानी एस्कैरियासिस। अब एस्कैरियासिस रोग किससे है, तो एस्कैरियासिस रोग जो होता है ये नीमेटोडा के जंतु से होता है। नीमेटोडा क्या है, नीमेटोडा एक संघ का नाम है, ठीक, जो क्या है आकशेरुक संघों में निम्न आकशेरुक संघों का अंतिम संघ होता है। अब देखिए इसमें टर्म क्या है, नीमा। नीमा मीन्स होता है थ्रेड, यानी धागे के समान संरचना धारण करने वाले। एटा मीन्स होता है भैया। तो ऐसे जंतु जो धागे के समान संरचना धारण करते हैं हम कॉमनली क्या कहते हैं, राउंड वर्म कहते हैं, गोल कृमि कहते हैं। तो अब इसका मेंबर कौन है, तो इसका पहला मेंबर होता है एस्कैरिस लुम्ब्रिकेटा। लुम्ब्रिकेटा और एस्कैरिस लुम्ब्रिकेटा के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वही रोग हमारा क्या कहलाता है, एस्कैरियासिस रोग। अब इस रोग में क्या होगा, तो यह एक ऐसा रोग है जिसमें क्या होता है, लूज मोशन होता है। तो अगर किसी भी पेशेंट को पेट में ऐंठन हो, मरोड़ हो, लूज मोशन हो और मितली आ रही हो तो ये लक्षण किसके हैं, एस्कैरिस लुम्ब्रिकेटा के। चूंकि ये क्या होते हैं, राउंड वर्म होते हैं, गोल कृमि होते हैं, इसलिए इन्हें अगर हम कॉमन भाषा में पूछे क्या कहते हैं, तो कॉमन भाषा में ये जंतु कहलाते हैं स्टमक अर्थवर्म। अर्थवर्म यानी पेट का केचुआ कहा जाता है किसे, एस्कैरिस लुम्ब्रिकेटा। अब जब कभी भी एस्कैरियासिस डिजीज से कोई पेशेंट ग्रसित होगा तो ऐसे पेशेंट की का जो बॉडी वेट है वो बढ़ेगा नहीं, वो तेजी से दुबला होगा और स्वभाव में क्या होगा, चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो जाएगा। ये हो गया क्या हमारा एस्कैरियासिस। अगले रोग की तरफ अब चलते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में रोग जनक किस प्रकार रोग उत्पन्न करते हैं, यानी 5 रोग जनक। अब सबसे पहली चीज आपको यहां यही समझना है रोग जनक क्या है, ठीक।
तो ऐसे जीव जो कि रोग उत्पन्न करने का कार्य करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रोग जनक जीव कहते हैं। अब ये किस प्रकार रोग उत्पन्न करते हैं? तो रोग जनक जो जीव होते हैं ये क्या करते हैं? हमारे शरीर में पाई जाने वाली प्रतिरक्षा प्रक्रियाओं को पहले तोड़ते हैं, और जब हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर पड़ता है तो ही रोग जनक जीव क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं। अगर इसका उदाहरण पूछा जाए कि रोग जनक जीवों का उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल क्या है, तो स्टार्टिंग होता है हमारे किससे? प्रोटोजोआ, दूसरा हेलिमेंथ, तीसरा बैक्टीरिया, चौथा वायरस और पांचवा कवक। ये हमारे क्या है? प्रमुख रोग जनक जीव कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 का क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यानी जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। तो जैव प्रौद्योगिकी है क्या? जब हम बायोटेक्नोलॉजी यानी बायो यानी लिविंग, टेक यानी टेक्निकल और लॉगस यानी टू स्टडी। जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या करते हैं? टेक्निकल स्टडी करते हैं, तो यही चीज क्या कहलाती है? बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। ठीक, तो जो बायोटेक्नोलॉजी का हमारा प्रिंसिपल होता है ये दो बातों पर निर्भर करता है। पहला कि जिस लिविंग बॉडी को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें हम उसके जेनेटिक मटेरियल को ऑब्जर्व कर रहे हैं या हम उसके केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर हम उसके जेनेटिक बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ऐसा बायोटेक्नोलॉजी कहलाएगा जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी। इसे क्या कहते हैं हिंदी में? अनुवांशिक जैव प्रौद्योगिकी। दूसरा होता है केमिकल बायोटेक्नोलॉजी। इसको कहते हैं रासायनिक जैव प्रौद्योगिकी। अब टर्म क्या कर रहा है? जेनेटिक यानी अब जो जेनेटिक मटेरियल हो उसकी स्टडी करेंगे, तो जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्या होता है? डीएनए, और वायरस के केस में आरएनए भी काउंट होता है, बट जनरल क्या होता है? डीएनए होता है। केमिकल यानी किसी भी टाइप की केमिकल सिंथेसिस करे, जिसमें से सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला केमिकल सिंथेसिस है वो क्या है? इंसुलिन। सबसे कॉमनेस्ट टाइप का जो हमारा केमिकल बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट बनाता है वो क्या है? इंसुलिन है। तो इन दोनों की जब हम कंबाइंड स्टडी करते हैं तो ही हमारा क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी का सिद्धांत कहलाता है। ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चले। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बीटी फसलें। 6 में का और का दूसरा बीटी फसलें, अंग्रेजी में इसे कहते हैं बीटी क्रॉप। अब बीटी, तो टर्म बीटी का मतलब होता है बैसिलस थुरिनजिएंसिस। बैसिलस थुरिनजिएंसिस ये फुल फॉर्म किसका हो गया? बीटी। अब अगर हम किसी भी फसल में बैसिलस थुरिनजिएंसिस यानी बैसिलस थुरिनजिएंसिस प्लस
क्रॉप डीएनए, यानी किसी भी क्रॉप के डीएनए के साथ हम बैसिलस thuringiensis का डीएनए मिला दें तो जो फसल हमारी तैयार हुई वही फसल क्या कहलाई? बीटी फसल कहलाई। अब फिर क्वेश्चन होता है, अगर हम बीटी फसल बना रहे हैं तो इससे हमें लाभ क्या है? अब अगर आप यहां देख रहे हैं तो ये क्या है, एक हमारा बैक्टीरियल डीएनए आ गया, तो इससे ये क्या करेगा, जो प्लांट होगा वो प्लांट वोलाटाइल हो जाएगा। वोलाटाइल मींस क्या होता है, यानी जो प्लांट होगा वो पीड़क रोधी हो जाएगा, यानी उस पर किसी भी प्रकार के कीड़े का कोई असर नहीं होगा। दूसरी चीज, यानी पहली कंडीशंस वोलाटाइल हो गया, पीड़क रोधी, या इसी को बोलते हैं क्या, कीट रोधी पौधा, कीट रोधी हो जाएगा। दूसरी कंडीशंस क्या होगी? अब दूसरी कंडीशंस देखते हैं। जो पौधा होगा इस पर वातावरणीय दशाओं का क्या होगा, प्रभाव कम पड़ेगा, का प्रभाव कम होगा। थर्ड कंडीशंस क्या होगी? जो पौधा होगा इसकी जो पैदावार क्षमता होगी वो क्या होगी, पैदावार क्षमता बढ़ जाएगी, पैदावार बढ़ जाएगी। अगली कंडीशंस क्या होगी? जो पौधा होगा ये कम समय में तैयार हो जाएगा, तो यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो हमारी बीटी फसलें हैं वो हमारे लिए क्या है, लाभप्रद है। ठीक, अगर उदाहरण पूछा जाए एग्जाम्पल, तो सबसे पहला जो हमारा बीटी फसल बना वो था बीटी कॉटन, दूसरा क्या बना, बीटी पोटैटो, फिर क्या बना, बीटी टोमेटो, फिर क्या बना, बीटी ब्रिंजल। जिसमें से सबसे ज्यादा अपवाद अगर किसी पर है, सबसे ज्यादा बहस किसी पॉइंट पर हुई तो वो पॉइंट हमारा क्या था, बीटी ब्रिंजल। यानी जो बैसिलस thuringiensis के थ्रू जो हमारा बैगन बनाया गया, सबसे ज्यादा अपवाद किस पर हुई, उसी बैगन पर हुई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 खा। क्वेश्चन है, कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी की क्या उपयोगिता है, यानी कृषि में जैव प्रौद्योगिकी, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी। अब कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी अगर हम देखें तो आपको पता है कि जब हम बात करते हैं किसकी, कृषि की, तो कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी की अगर हम बात करें, सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, बीटी फसलें, सबसे पहला एग्जांपल। क्यों? क्योंकि कृषि के क्षेत्र में सबसे पहली चीज जो हम बनाए वो क्या हमने बनाया, बीटी फसलें बना दिया। इससे क्या हुआ, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा हमने क्या किया, एक अच्छी गुणवत्ता की फसल निर्मित कर ली। दूसरा हमने क्या किया, जीएम फसलें बनाई, जीएम क्रॉप्स बनाया, यानी जीएम यानी जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप, यानी अनुवांशिक रूपांतरित फसलें। तो ये हमारे क्या थे, जीएम क्रॉप के थ्रू अगर पूछा जाए कि कौन सा क्रॉप हमने बनाया, तो हमने बनाया गोल्डन राइस, यानी सुनहरा चावल। इससे लाभ क्या था, चावल की कंडीशंस में यह एक ऐसा चावल है जो रिच सोर्स होता है किसका, विटामिन ए का। ठीक, तो हमारा क्या हो गया, ये कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का क्या हो गया, महत्व हो गया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मनुष्य में मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये हम आपको अलग से एक वीडियो बना के हम अपलोड करेंगे जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। फिर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये है हर्षे था चीज के उस प्रयोग का वर्णन कीजिए जिसमें उन्होंने सिद्ध किया था कि डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है।
तो इसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया है हर्शे और चेज एक्सपेरिमेंट के नाम से, उसे आप देख लेंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 8वें में अथवा करके मेंडल के स्वतंत्र अभ्यूहन के नियम का वर्णन कीजिए, यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। स्वतंत्र अभ्यूहन का जो नियम होता है ये निर्धारित होता है किस पर? दो लक्षणों को लेकर क्रॉस कराने पर, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? द्विसंकर क्रॉस। द्विसंकर क्रॉस यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। या इसमें क्या होता है, जो हमारे लक्षण होते हैं वो स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के तौर पे देखें, उदाहरण के तौर पे अगर हम मटर के शुद्ध लंबे और गोल बीज वाले पौधे का क्रॉस शुद्ध बौने और झुर्रीदार बीज के साथ कराएं, तो इस कंडीशंस में F1 पीढ़ी में हमें क्या होता है? लंबे गोल बीज वाले पौधे प्राप्त होते हैं, जिनका हम जब सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो सेल्फ क्रॉस कराने पर F2 जनरेशन में हमें 9:3:3:1 का रेशियो फिनोटिपिक अनुपात के रूप में प्राप्त होता है, जबकि इसका जीनोटिपिक अनुपात 1:1, 2:2, 4:2:2:1 प्राप्त होता है। इस पर भी हमने आपका अलग से एक वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो उसे वहां जाकर देख सकते हैं। फुल डिस्क्रिप्शन के साथ हमने इसको वहां डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनुकूलन की परिभाषा लिखिए तथा इसमें निम्नलिखित को समझाइए। तो जब कोई जीव किसी वातावरण के अनुरूप खुद को एडजस्ट कर लेता है तो ये चीज क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। ये क्वेश्चन हमारा कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर 9, अनुकूलन। अनुकूलन तो वातावरण के अनुरूप क्या करना है? खुद को ढालना ही क्या है? अनुकूलन कहलाता है। फिर क्वेश्चन है, इसमें 2 पॉइंट दिया गया है। पॉइंट फर्स्ट है उत्तरी अमेरिका के रेगिस्तानों के चूहे में अनुकूलन। उत्तरी अमेरिका के रेगिस्तान के चूहे में, के चूहों में अनुकूलन। तो जो हमारे उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तानी चूहे पाए जाते हैं अनुकूलन के लिए, चूंकि रेगिस्तान जो होता है ये एक ऐसा एरिया है जो क्या है? हॉट डिजर्ट है। और हॉट डिजर्ट में क्या होता है? जीवों को जल संरक्षण करना होता है। क्यों? नहीं तो उनके शरीर से एक्सेस जल निकलने के कारण वो डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण के कारण मर जाएंगे। इसके लिए वो क्या करता है? अपने शरीर को जमीन की सतह से ऊपर उठा लेता है। यानी यह जो चूहा होगा यह 2 पैरों से रन करने लगता है, दौड़ने लगता है। यह क्यों करता है ऐसा? ताकि यह अधिकतम से अधिकतम जल के संरक्षण को रोक सके। क्यों? क्योंकि चूहों में जो हमारे स्वीट ग्लैंड होती है वो कहां पाई जाती है? उनके तलवे पर पाई जाती है। और तलवा जितना ज्यादा जमीन के संपर्क में रहेगा उतना अधिक गर्म होगा, और जितना अधिक गर्म होगा उतना अधिक क्या होगा? हमारी ही तरह उसे भी क्या होगा? पसीना निकलता रहेगा। इससे क्या होगा? जल का संरक्षण नहीं हो पाएगा और एक्सेस डिहाइड्रेशन के कारण जो चूहा होगा वो मर जाएगा। अगला क्वेश्चन है पादपों में तापमान संबंधी अनुकूलन। पादपों में तापमान संबंधी अनुकूलन। अब अगर हम प्लांट देखें तो प्लांट में तापमान के लिए क्या करते हैं? कैसा अनुकूलन ले आते हैं? तो आपने पढ़ा होगा शुरू में ही फर्स्ट ईयर में कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पाई जाती है, ट्रांसपायरेशन पाया जाता है। जब कभी भी पौधे को अपने आसपास टेम्परेचर बढ़ा हुआ महसूस होता है तो वो क्या करता है? अपने स्टोमेटा को ओपन करता है, जिससे वो एक्सेस वाटर को क्या करता है? वाटर वेपर के फॉर्म में वातावरण में मुक्त कर देता है। और इस तरह वो क्या करता है?
अपने तापक्रम का क्या करता है, नियंत्रण करता है। अगला इसी में फिर अथवा करके है, अथवा क्वेश्चन है जैव विविधता पर एक निबंध लिखिए। तो जैव विविधता शब्द, जैव विविधता, अब जैव विविधता तो जब जीवों में क्या हो, विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं उत्पन्न होने लगे, तो यही विविधता क्या हमारी कहलाती है, यही विविधता हमारी कहलाती है जैव विविधता। और जो जैव विविधता होती है, ठीक, इसकी खासियत होती है कि यह स्थान विशेष पर अधिक या स्थान विशेष पर कम हो जाती है। जिस स्थान पर जैव विविधता सबसे अधिक होती है उस स्थान को हम क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट कहते हैं। हॉट स्पॉट, जहां पर जैव विविधता क्या हो, सबसे अधिक पाई जाए, वो स्थान क्या कहलाया, हॉट स्पॉट। हिंदी में से कहते हैं तप्त स्थल कहते हैं। और इंडिया का जो हॉट स्पॉट है वो क्या है, वेस्टर्न घाट इंडिया का क्या है, हॉट स्पॉट है, जहां सबसे अच्छी कोरल रीफ पाई जाती है। अगर संरक्षण की बात की जाए तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए दो विधियां प्रयुक्त की जाती है। पहला होता है स्वास्थानीय संरक्षण, स्वास्थानीय संरक्षण, और दूसरा होता है उत्स्थानीय संरक्षण। अब स्वास्थानीय संरक्षण क्या है, उत्स्थानीय संरक्षण क्या है, जब हम किसी जीव को उसके अपने प्राकृतिक वास स्थान में संरक्षण प्रदान कर दें तो ऐसा संरक्षण होगा क्या, स्वास्थानीय संरक्षण। और जब हम किसी जीव को उसके प्राकृतिक आवास में संरक्षण ना प्रदान करके कृत्रिम रूप से बनाए गए या मानव समाज के लिए अनुपस्थित किसी प्राकृतिक स्थान में संरक्षण प्रदान करें तो इस प्रकार का संरक्षण क्या हो गया, उत्स्थानीय संरक्षण। अंग्रेजी में इसी को कहते हैं इन सिटू कंजर्वेशन, और ये हमारा क्या होता है, एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो इस तरीके से जो हमारा सेट 2 था 2021 का 348 ये भी कंप्लीट होता है। आगे के सेट के लिए भी आप इसी तरीके से हमारे पास मैसेज करते रहिए और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए। ओके, थैंक यू।